नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक श्री सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछली क्लास के अंदर नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे थे और नीति निर्देशक तत्वों में हमने आर्टिकल 42 तक हमने पढ़ा, जिसके अंदर 41 मैंने आपको करवाया था कि रोजगार के समान अवसर है वो उपलब्ध करवाएगा, ये राज्य का कर्तव्य है। शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएगा। और अनुच्छेद 42 में हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत राज्य है वो काम की जो मानवीय दशाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मानव व्यक्तियों के द्वारा कार्य किए जाएं, ऐसी दशा को उपलब्ध करवाएगा। जैसे कि अभी आपको पता है जो नरेगा गारंटी रोजगार जो योजना चलती है वो यहीं इसी के तहत है वो चलाई जाती है, और महिलाओं को प्रसूति के समय सहायता वो प्रदान की जाएगी, ये भी इसका प्रावधान है। इसके नेक्स्ट में हम चलेंगे आर्टिकल 43 के अंदर। तो देखिए आर्टिकल जो 43 है ये प्रावधान करता है कि राज्य है वो सभी को पर्याप्त मजदूरी की व्यापक व्यवस्था करेगा। आर्टिकल अनुच्छेद 43 इसके अंदर क्या है, राज्य व्यक्ति के लिए पर्याप्त मजदूरी की व्यवस्था करेगा। ये इसका प्रावधान है कि राज्य इसका कर्तव्य है कि वो जैसे गरीब कोई तबका है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसको जब मजदूरी वो दिहाड़ी मजदूरी करता है तो उसको मजदूरी करने के वो भी अवसर है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसके अंदर राज्य उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। 43A में क्या कहा, राज्य उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। कहने का मतलब क्या होता है, उद्योग स्थापित है वो उद्योगपति के द्वारा किया जाता है और उसका जो प्रबंधन है वो उद्योगपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन राज्य ये प्रावधान करता है भी अकेला उद्योगपति नहीं, बल्कि उसका प्रबंधन करने में उसके मजदूरों का भी क्या है, महत्वपूर्ण हाथ है, महत्वपूर्ण सहयोग है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करता है उसको उसके कार्य की पर्याप्त जितनी मजदूरी है वो मिलनी चाहिए। यानी फिक्स जो उसका जो मजदूरी है, मजदूरी के जितने भी रुपए हैं जो निर्धारित है वो उसको मिलने चाहिए। जो मजदूरी करवाई है उस मजदूरी के बदले उतना ही उसको मिले, ये राज्य प्रावधान करेगा। और 43A के अकॉर्डिंग राज्य है वो उद्योग प्रबंधन के अंदर मजदूरों की भागीदारी है वो सुनिश्चित करेगा। और क्या है, और ये है कि राज्य लोगों के लिए कुटीर उद्योग स्थापित करेगा। देखिए कुटीर उद्योगों का मतलब क्या होता है, घरों के अंदर जो छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे लघु जो कुटीर उद्योग है उनको लगाने में क्या करेगा, राज्य सहायता प्रदान करेगा। ये आर्टिकल 43 के अंदर है। इसी प्रकार से आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 में क्या है, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगा। अनुच्छेद 44 में राज्य सारे देश में समान नागरिक संहिता, जिसे हम बोलेंगे सिविल संहिता लागू करेगा। सभी रूप से सभी पे कानून है वो समान रूप से होंगे, सभी को सुरक्षा है वो समान रूप से मिलेगी, ऐसा प्रावधान है वो आर्टिकल 44 में किया गया है। तो आपको याद करना है, जैसे
43 को बोलना है तेरह ताली नृत्य। जब आपको पता है मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई, जब लोगों के उद्योगों के अंदर मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई तो उन्होंने तेरह ताली नृत्य किया। कौन सा नृत्य किया? तेरह ताली नृत्य। कब किया? जब मजदूरों की भागीदारी क्या हो गई? सुनिश्चित हो गई। कहाँ पे? उद्योगों के अंदर। उसके बाद में 44 को बोलना है चम। तो देखिए बोलते हैं ना, समान नागरिक संहिता लागू नहीं हुई तो मैं चम उतार लूंगा, यानी चम वाली। उसके बाद में आर्टिकल 45, और आर्टिकल 45 के अंदर आपको पता है कि राज्य है वो 6 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा की रक्षा करेगा। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो आर्टिकल 45 के अंदर दिया गया है। और कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और 6 वर्ष के अलावा भी आपको पता है हमारे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है वो किया गया है। तो देखिए जो आर्टिकल 45 है इसके अंदर राज्य 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। अनुच्छेद 45 में क्या है? राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएगा तथा रक्षा करेगा। ऐसा प्रावधान है वो किसके अंदर दिया गया है? 45 के अंदर। तो 6 वर्ष तक के बच्चों के जो शिक्षा है उनका स्वास्थ्य है। देखिए बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो चीजें हैं। और कितने वर्ष तक के? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुरक्षा की गारंटी है वो कौन देगा? राज्य देगा। ऐसा अवसर है वो उपलब्ध करवाएगा। ये आर्टिकल 45 के अंदर है। और अब देखिए 6 वर्ष तक के बच्चों को जब शिक्षा और स्वास्थ्य की शिक्षा मिलेगी तो पेन दे के क्या बजवाएंगे? ताली बजवाएंगे। तो ये आर्टिकल 45 के अंदर दिया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 46। इसके अंदर क्या है? राज्य वो SC है, ST है और OBC है, इसके कल्याण के लिए कार्य करेगा। अनुच्छेद 46 इसमें क्या है? राज्य SC, ST तथा OBC। अब देखिए SC, ST तथा OBC के कल्याण हेतु कार्य करेगा, यानी इनके लिए विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान का मतलब ही है कि ये जो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से ये बिछड़े हुए माने जाते हैं और इनके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाएगा, विभिन्न प्रकार से वो कार्य करेगा। ऐसी यानी अनुसूचित जाति, और ST यानी अनुसूचित जनजाति, और OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये क्या है? ऐसा इनके लिए कल्याणकारी है वो योजनाएं बनाई जाएगी। उसके बाद में है अनुच्छेद 47 है। इसके अंदर क्या है? राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा। क्या करेगा? 47 के अंदर, अनुच्छेद 47 में राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करेगा। अब देखिए 47 जीवन स्तर को
ऊंचा करेगा। जैसे जीवन स्तर को ऊंचा होने का मतलब ये है कि जैसे जो नशीले पदार्थ होते हैं, नशीले पदार्थों के सेवन करने पर होने वाले जो हानिकारक जो प्रभाव हैं उनके बारे में क्या देगा, चेतना देगा। जो मादक पदार्थ है जैसे शराब है आदि के लिए ऐसे कुछ प्रावधान है वो किए गए हैं कि राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कब होगा, जब वो नशीले पदार्थों का सेवन करना छोड़ देंगे। जैसे कि शराब है, सिगरेट है, जर्दा है, इन चीज़ों की जो पैकिंग होती है उसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये राज्य ने इन कंपनियों पर ये चीज़ें लागू की है और जिससे क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। उनको जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए इन मादक पदार्थों के सेवन से रोका गया है और इनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव से अवगत करवाया गया है, जिससे क्या हो, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। ऐसी जानकारी है वो कौन देगा, राज्य देगा। उसके बाद में है आर्टिकल 48। देखिए आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 के अंदर क्या है, राज्य के अंदर जो कृषि है और पर्यावरण है उससे संबंधित है वो प्रावधान दिए गए हैं। क्या दिया गया है, अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है, कृषि तथा पर्यावरण के लिए राज्य का कर्तव्य। इसमें राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया है किसके लिए, कृषि के लिए और पर्यावरण के लिए। जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए राज्य क्या करेगा, वनावरण करेगा, पेड़ पौधे लगवाएगा, जिससे पर्यावरण की क्या बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे। ऐसा काम करना किसका कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। फिर है कृषि से संबंधित भी आधुनिक समय जो चल रहा है इसमें तकनीक के द्वारा खेती की जा सके, जिससे कि उत्पादन शक्ति बढ़े। क्या बढ़े, उत्पादन बढ़े। और पर्यावरण है वो पेड़ पौधे लगवाना। इसके लिए क्या है, पेड़ पौधे लगवाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि से संबंधित है वह विभिन्न प्रकार की योजनाओं की है वो सुचारू रूप से चालू करेगा। आपको पता है इन्हीं योजनाओं के तहत आर्टिकल 48 के तहत ही कृषि के विकास के लिए, कृषि को करने के लिए, उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए राज्य विभिन्न प्रकार से योजनाएं चलाता है और विभिन्न प्रकार के उपकरण है, कृषि उपकरण है वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये आर्टिकल 48 के अंदर है। इसमें राज्य पर्यावरण सुरक्षा करेगा, ये आर्टिकल 48A में दिया गया है। ये जो जोड़ा गया है ये आर्टिकल 48A में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है, आर्टिकल 48A में जोड़ा गया है। उसके बाद में है आर्टिकल 49। देखिए आर्टिकल 49 है, ये क्या करता है भी, जो अपने राष्ट्रीय जो स्मारक होते हैं, जो भी सार्वजनिक जो स्थल होते हैं, उन सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य उन सार्वजनिक स्थलों की क्या करेगा, सुरक्षा व्यवस्था है वो बनाए रखेगा। तो देखिए आर्टिकल 49, आर्टिकल अनुच्छेद जो 49 है उसके अंदर क्या किया गया है कि जो राष्ट्रीय स्मारकों की तथा राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। अब देखिए राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे कि राष्ट्रीय स्मारक में ले लो आप, हमारे राष्ट्रीय स्मारक हो गए जैसे दुर्ग है, किले हैं, जो हमारे जो पर्यटन स्थल हैं
स्थल हैं, इसी प्रकार से जैसे बस स्टैंड हैं, इसी प्रकार से जैसे रेलवे स्टेशन हैं, इसी प्रकार से जैसे जो सार्वजनिक जो लाइट सुविधा प्रदान की गई है, इनकी जो सुरक्षा करना है, इनको जो बनाए रखना है, वो किसका काम है? आर्टिकल 49 के तहत किसको दिया गया है? राज्य को दिया गया है। भी जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाए, उनको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न हो, तो ऐसी जो सुरक्षा व्यवस्था वो कौन करेगा? राज्य करेगा। ये 49 के अंदर दिया गया है। भी उनकी रक्षा है वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के द्वारा की जाएगी। यानी अपने सीधा से यूं कह सकते हैं, जो सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना किसका? राज्य का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। अब 49 है, आपको पता है उन्हें चाय जो सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा करते हैं उन्हें हम क्या पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे। जो सार्वजनिक स्थलों की क्या करेंगे? सुरक्षा व्यवस्था वो बनाए रखेंगे। तो ये 49 के अंदर है कि जो जितने भी सार्वजनिक स्थल होते हैं, जैसे कि बस स्टैंड है, रेलवे है, पुल है, ये जो सार्वजनिक स्थल की जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, जो स्मारक हैं, उनके जो सुरक्षा व्यवस्था वो किसके द्वारा बनाए रखी जाएगी? राज्य के द्वारा बना करके रखी जाएगी। इसी प्रकार से जो आर्टिकल 50 है, इसके अंदर क्या किया गया है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक रखा जाएगा। और ये पृथक रखने का काम है वो कौन करेगा? राज्य करेगा। देखिए, राज्य की जो कार्यपालिका है उससे न्यायपालिका क्या होगी? अलग होगी। क्योंकि जो कार्यपालिका है इसके द्वारा जो जिन कार्यों का क्रियान्वयन किया गया है उसको निष्पक्ष रूप से राज्य की जो न्यायपालिका है वो लागू कर सके, इसीलिए अनुच्छेद 50 है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करती है? अलग करती है। अनुच्छेद 50 है जो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 51, और इसमें आपको पता ही हमारे राष्ट्रीय जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है ये आर्टिकल 51 है। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा नीति अपनाएगा। यानी राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाएगा। ये हमारे विदेश नीति का ही एक महत्वपूर्ण तत्व है। विदेश नीति का, भारत की जो विदेश नीति है उसका ही एक महत्वपूर्ण तत्व है। आर्टिकल 51 है, आपको पता है आर्टिकल 51 के तहत है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में राज्य है वो अपना विशेष योगदान देगा। ये आर्टिकल 51 के अंदर कहा गया है। यानी आप अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखोगे तो मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा? 51 रुपए दूंगा। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखोगे तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 51 रुपए दूंगा। इस प्रकार से आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में जो जितना भी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मोटा मोटा सा हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व मैंने आपको बताया आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में हैं, और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। बाद में हमने इनके बारे में वर्णन किया कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार वो एक दूसरे के क्या है? पूरक माने जाते हैं। और नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के अंदर वाद योग्य नहीं है, ये अपरिवर्तनीय है न्यायालय के अंदर। तो इस प्रकार से हमने इन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की, और नेक्स्ट जो आगे हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम अनुच्छेद 51A की चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो वर्तमान में हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं जो मूल संविधान में नहीं थे, बाद में इनका प्रावधान किया गया था। थैंक यू, धन्यवाद।